और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि आई एम इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, क्योंकि इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। बहुत ही मेरे क्लोज़ फैमिली मेम्बर ने ये बात बोली थी कि आप खुद को तो संभाल नहीं सकते हो, बच्चों को क्या संभालोगे। हमें ये लगता है कि बीइंग अ पेरेंट हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं या उनको नॉलेज दे रहे हैं, बट अगर हम ध्यान से देखें तो हर दिन हमारे पास अपने बच्चों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम ईशू है। मैं 38 इयर्स की हूँ और ये है मेरी कहानी फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन टू अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर टू बीइंग अ सिंगल मदर। तो मेरी कहानी शुरू हुई थी 2017 से, जब मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने ये डिसाइड किया था कि लेट्स गो फॉर IVF, बिकॉज़ नॉर्मली कंसीव नहीं हो पा रहा था, तो हमने IVF के लिए ऑप्ट किया। 2014 में वी गॉट मैरिड, देन 2016 में हमने थोड़ा सोचना स्टार्ट कर दिया था कि मतलब करना है। फिर 2017 इनिशियल जो फर्स्ट हाफ था 2017 का, उसमें वी वर ट्राइंग, देन वी वर गोइंग थ्रू सम टेस्टिंग्स एंड ऑल, देन वी गेट टू नो कि नॉर्मली कंसीव करना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट। देन वी थॉट दैट वी आर रनिंग आउट ऑफ अ टाइम। दिस इज़ अगेन सोसाइटी थिंग कि आपका क्लॉक टिक कर रहा है, यू हैव टू बी प्रेग्नेंट बिफोर टाइम। सो तो फिर हमें लगा कि चलो IVF ही हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बिकॉज दैट विल बी द क्विकर वे, एंड नॉर्मली कंसीव करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो दैट्स वाई हमने सोचा कि IVF करते हैं। ज़िंदगी की तरह IVF की जर्नी भी सबकी अपनी अलग अलग होती है, और मेरी भी अपनी एक IVF की जर्नी थी जो कि मुश्किल थी, उस वक्त बहुत मुश्किल थी। IVF के थ्रू मैंने कंसीव किया, लेकिन प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए मुझे 650 इंजेक्शन्स यानी कि 650 इंजेक्शन्स अपनी बॉडी में लगाने पड़े उस प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए। लेकिन उस वक्त हर माँ बाप जैसे सोचते हैं कि बस हमारा बच्चा हमारे हाथ में आ जाए तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा। और मैंने भी बीइंग अ मदर यही सोचा था कि जब डिलीवरी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो सब कुछ सही हो जाएगा। बस यही सोचते सोचते आगे बढ़ती रही मैं उस जर्नी में। और 2018 में जब मैंने अपने बच्चों को डिलीवर किया और डॉक्टर ने मुझे बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डिलीवर्ड अ बेबी बॉय एंड अ बेबी गर्ल, मेरे आसपास सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं थी। और मुझे नहीं पता था उस वक्त कि मैं क्यों खुश नहीं हूँ, क्या रीज़न है इस बात का। मुझे याद है डिलीवरी वाले दिन आपको डिलीवरी के जस्ट बाद अपने बच्चों को फ़ीड कराना होता है। तो नर्स मेरे पास जब बच्चों को लेकर आई थी कि आप अपने बच्चों को फ़ीड कराइए, मैं नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन सोसाइटी और जिस तरह से हमारी ग्रूमिंग होती है, हमारी कंडीशनिंग होती है, हमें बस यही सिखाया जाता है कि आपको खुश रहना है, आप खुश हो, और हमारे एक्चुअल इमोशंस हम नहीं बता पाते हैं। और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि आई एम इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, क्योंकि इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, और किस लिए अच्छा नहीं लग रहा था ये नहीं पता था। मैंने उस टाइम अपने बच्चों को फ़ीड नहीं कराया, ये बोल के कि मुझे बस सोना है, मुझे नींद आ रही है। फिर मुझे लगा था कि शायद थोड़े दिनों में जब फिज़िकली आई फील बेटर तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा। और ऐसे ही दिन महीने निकलते रहे। डिलीवरी के बाद जब घर पे भी आ गए थे, मुझे उठने का मन ही नहीं करता था बेड से। आई वॉज़ फीलिंग सो वीक, फिज़िकली, इमोशनली, बहुत ज़्यादा। लेकिन शायद मेरे आसपास के लोग भी जो थे उनको नहीं पता था ये सब चीज़ें, क्योंकि कभी किसी ने इसके बारे में बात ही नहीं की थी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कुछ होता है। और मुझे भी 1.5 साल तक, जब तक मैंने उससे हील करना स्टार्ट नहीं किया, तब तक मुझे नहीं पता था कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। जब मैंने हील करना स्टार्ट किया उससे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, और इसमें किसी की गलती नहीं है। आई विल नॉट से
कि उस टाइम पे किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे आसपास के भी जितने लोग हैं उनको पता ही नहीं है इसके बारे में। तो डिलीवरी के बाद आई वॉज जस्ट, मेरे को सिर्फ मन करता था कि मैं बेड पे लेटी रही हूँ, मुझे कुछ काम करने का मन नहीं करता था। और मुझे अपने बच्चों के साथ खेलने का भी, दे वर जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मी, कि उनके जो बेसिक से काम मुझे करने हैं बस वो ही मैं करती थी, और उसके अलावा मुझे कुछ करने का मन नहीं करता था। ज़्यादातर मेरी मदर ही मेरे बच्चों को रखती थी, उनकी देखभाल करती थी। और जैसे कि हमारी इंडियन सोसाइटी है, बहुत सारे लोग आकर बहुत सारी चीज़ें बोलते थे कि फ़ीड कराओ बच्चों को, फ़ीड नहीं कराओगे। मेरे बच्चे हमेशा से फॉर्मूला मिल्क पे ही रहे हैं। और मुझे याद है कि हमारी एक फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझसे ये बात पूछी भी थी कि आपको फ़ीड कराने का मन नहीं करता और योर फ़ीड इज़ नॉट इनफ। बट मैं उनसे सच नहीं बोल पाई थी, और मैंने उनको ये बोल दिया था कि मेरा मन करता है, ऑब्वियसली किसका मन नहीं करेगा, मेरा मन करता है फ़ीड कराने का, बट माई फ़ीड इज़ नॉट इनफ, दैट्स वाई आई एम कीपिंग माई किड्स ऑन फॉर्मूला मिल्क। बट उस वक्त मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये उनको सच बोल पाऊँ कि मुझे अंदर से मन ही नहीं करता है। फ़िज़िकली आई वॉज़ वेरी वीक। बहुत सारे लोग आके बहुत सारी बातें बोलते थे, खड़े हो, कुछ काम करो, बच्चों को देखो, एंड बहुत सारे एज एन इंडियन सोसाइटी बहुत सारे टॉन्ट्स भी मिलते रहते थे। 2019 में फिर आई वॉज़, मुझे एक बार मैं बहुत बीमार हो गई थी, आई वॉज़ हॉस्पिटलाइज्ड ऑल्सो। तब मुझे किसी ने, बहुत ही मेरे क्लोज़ फैमिली मेम्बर ने ये बात बोली थी कि आप खुद को तो संभाल नहीं सकते हो, बच्चों को क्या संभालोगे, या खुद कुछ नहीं कर सकते हो तो बच्चों का ध्यान कैसे रखोगे। उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा बहुत रोई थी। एंड उस टाइम बाय चांस मेरी मम्मा मेरे पास आई हुई थी रहने के लिए। मैं बहुत रोई उनके सामने, और उन्होंने मुझे उस दिन एक बात बोली कि तुझे अपने पैरों पे खड़े होना है, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। जब तक आप खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं होगे अपने लिए, तब तक आप किसी को कुछ नहीं दे पाओगे, ना अपने बच्चों को देख पाओगे, ना अपने आसपास वालों को प्यार दे पाओगे। आपको खुद अपने पैरों पे खड़े होना है। एंड तब मैंने उनसे ये बात पूछी थी कि कैसे, मतलब मैं तो अपने बेसिक काम भी नहीं कर पाती हूँ। एंड उस टाइम पे आई वॉज़ नॉट इनटू योगा और एनीथिंग, आई वॉज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़। तब उन्होंने, एंड बीइंग अ मदर, मदर्स हमेशा हमारा बेस्ट चाहती हैं, एक माँ अपने बच्चे का हमेशा बेस्ट चाहती हैं। एंड जितनी उनको नॉलेज थी उसके हिसाब से उन्होंने मुझे बोला कि आप घर में पोछा लगाना स्टार्ट करो। एंड शी मेंट इट। एंड उन्होंने मुझे खड़े किया और बोला कि पोछा लेके आओ और घर में पोछा लगाना स्टार्ट करो। एंड उस मोमेंट पे जब मैंने पोछा लगाया, मैं नीचे बैठी, तो मैं नीचे ही बैठ गई। आई वॉज़ नॉट एबल टू गेट अप। इतनी ज़्यादा मेरी बॉडी में वीकनेस थी, आई वॉज़ नॉट एबल टू मूव अप। एंड इमोशनली तो मैं ड्रेन थी ही, बट उस टाइम पे ना मैं किसी से इस बारे में बात कर पा रही थी, ना कोई मुझसे इस बारे में बात कर पा रहा था, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज़ मेरे साथ हो रही है, कि आई एम इनटू डिप्रेशन। तो फिज़िकली आई वॉज़ वेरी वीक। उस दिन मैं नीचे ही बैठ गई। फिर मेरी मम्मा ने मुझे खड़ा किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने डेली मुझसे ये करवाया काफ़ी दिन तक। एंड धीरे धीरे, जैसे फर्स्ट डे मैं नीचे ही बैठ गई, मैं उठ नहीं पाई। फिर सेकंड डे धीरे धीरे आई स्टार्टेड डूइंग मॉपिंग, मैंने घर की मॉपिंग से स्टार्ट किया। फिर मुझे, जब आप फिज़िकली मूव करते हो ना, तो आपकी इमोशनल हीलिंग आपकी फ़िज़िकल हीलिंग से स्टार्ट होती है। ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को मूव करते हो तो आपकी बॉडी से इमोशंस रिलीज़ होना स्टार्ट होते हैं, एंड गुड हार्मोन्स रिलीज़ होना स्टार्ट होते हैं, जो हम सबको पता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, विच मेक्स यू फील बेटर। तो धीरे धीरे उस छोटी सी एक एक्टिविटी से, कि रोज़ पोछा लगाना है, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि हाँ मुझे रोज़ पोछा लगाना है। फिर मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे देखे कुछ वीडियो, सिंपल से, बहुत सिंपल एक्सरसाइज के, जो आप घर पे पहले अपनी बॉडी से ही करते हो, बॉडी वेट से करते हो। आई स्टार्टेड डूइंग दैट। बहुत कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं मैं कर रही थी, बस 15-20 मिनट रोज़। आई वॉज जस्ट मूविंग माई बॉडी। आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। फिर यूट्यूब पे ही मुझे एक वीडियो दिखा, फिर मैंने डम्बल्स लिए 2 kgs के। आई रिमेंबर मैंने फ़र्स्ट टाइम डम्बल्स खरीदे थे, तो डम्बल से आई स्टार्टेड डूइंग वर्कआउट। मैंने एक ऐप पे साइन अप किया
दैट वाज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐप। एंड वो मुझे ऐप इसलिए अच्छी लगी थी क्योंकि उसमें वर्कआउट्स जो थे वो 20-20 मिनट्स के थे। एंड बीइंग अ मॉम एंड ट्विंस हैं तो मैं ऑब्वियसली इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकती थी एक्सरसाइज के लिए। तो आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। 20-20 मिनट्स मैं रोज़ करती थी, बट कंसिस्टेंट थी मैं, डेली मैंने किया। तकरीबन मैंने 1 साल तक किया। 2019 में मैंने स्टार्ट किया था ये, और 2020 तक मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया। फिर 2020 में मुझे इंस्टाग्राम पे, तब इंस्टाग्राम स्टार्ट हो चुका था, बट आई वॉज़ नॉट वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ था, तो मैंने एक योगा पोज देखा, ऐसे ही मुझे स्ट्राइक किया कि चलो आई ट्राई दिस। मैंने उसको ट्राई किया, एंड बाई चांस ऑन द सेम ऐप विच आई वॉज यूजिंग फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उस पर योगा के भी वीडियोज़ थे, सेम 20-20 मिनट्स के। तो मैं 6 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती थी पहले, फिर वो रिड्यूस होके 4 डेज़ मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती थी, और 2 डेज़ मैंने उसी ऐप में से देख के योगा करना स्टार्ट कर दिया। तो 2020 में मैंने ये स्टार्ट किया था करना। देन 2021 तक पूरा 1 साल मैंने खुद से योगा सीखा, उस ऐप से किया मैंने पहले काफ़ी कुछ महीने, फिर यूट्यूब पे और वीडियोस देखे, सेल्फ लर्निंग की बेसिकली योगा की। तो जो पहले मैं 4 डेज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती थी और 2 डेज़ योगा करती थी, वो रिवर्स हो गया। फिर मैं 4 डेज़ योगा करने लग गई एंड 2 डेज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने लग गई। तो उस टाइम पे एज आई सेड कि मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, फेसबुक पे थी। तो फेसबुक पे मैं जो भी योगा करती थी मैंने अपने वीडियोस डालने स्टार्ट कर दिए, एंड मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया उन वीडियोस को देख के। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप इंस्टाग्राम पे अपना योगा का चैनल बनाइए या यूट्यूब पे योगा का चैनल बनाइए। एंड देन उसी को देख के ही आई गॉट माई फर्स्ट पॉडकास्ट ऑल्सो। समबडी इन माई नोन ओनली, वो पॉडकास्ट करती हैं, उन्होंने मुझे बोला कि वो मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहती हैं। जब उन्होंने बोला, सो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप एक फ़ेज़ में होते हो, जब आप इमोशनली बेटर नहीं फ़ील करते हो, फिज़िकली बेटर फ़ील नहीं करते हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी सेल्फ वर्थ पे आता है। एंड उस टाइम पे आई वॉज़ नॉट अर्निंग ऑल्सो एनी थिंग, आई वॉज़ नॉट डूइंग एनी जॉब, बिकॉज मैंने जब 2017 में आई वेंट फॉर IVF, तो मैंने उस टाइम पे अपनी जॉब छोड़ दी थी, तो आई वॉज़ नॉट अर्निंग ऑल्सो। तो आप सबसे पहले अपने सेल्फ एस्टीम पे क्वेश्चन करने लग जाते हो कि यू आर गुड फॉर नथिंग। तो जब उसने मुझे पॉडकास्ट के लिए बोला, तो पहले तो आई वॉज़ थिंकिंग कि वो मुझे क्यों बुला रही है पॉडकास्ट के लिए, लाइक मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि वो मुझे पॉडकास्ट के लिए बुला रही है। तो फिर जब उसने मेरे साथ पॉडकास्ट किया, तो मतलब शी मेक मी रियलाइज़ कि आई एम एक्चुअली डूइंग समथिंग, लाइक ये जो योगा मैं कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट जस्ट योगा। एंड देन वो पॉडकास्ट ने बहुत सारे एस्पेक्ट्स मेरे ओपन किए, एंड बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस का आंसर्स मुझे मिलने लग गया। तो उसी पॉडकास्ट के ड्यूरेशन में या बाद में आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि आई एम हीलिंग फ्रॉम समथिंग। एंड जब मैंने योगा करना स्टार्ट किया था, तो बच्चे मेरे छोटे थे, तो सेम रूम में ही मैं योगा करती थी, ऐसा नहीं था कहीं अलग जाके मैं करती थी। तो बच्चे जैसे खेल रहे हैं वहीं पे मैं अपना योगा करती थी, तो दे ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग विद मी। जब जैसे कि मैंने बताया कि मुझे अपने बच्चे हुए, उसकी कोई खुशी नहीं हुई, या मुझे बच्चों के साथ कोई कनेक्ट नहीं फील होता था, बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के मैं उनके काम करती थी। जब उन्होंने मेरे साथ योगा करना स्टार्ट किया, तो वो कनेक्ट आया, वी स्टार्टेड कनेक्टिंग। एंड मुझे एक जो मदरली लव होता है, कि मदर का लव क्या होता है, मदर का अफेक्शन क्या होता है, या एक समझ रहे हो जब एक माँ को पता लगता है कि उसके बच्चे हुए हैं, वो सारी फीलिंग्स मुझे तब आनी स्टार्ट हुई योगा के बाद से। तो योगा हील्ड अस, योगा हील्ड मी, एंड योगा हेल्प्ड अस क्रिएटिंग अ कनेक्शन। हमारा कनेक्शन बिल्डअप हुआ बहुत अच्छा। तो हम लोग डेली सेम रूम में, सेम टाइम पे, सेम जगह पे हम लोग योगा करते थे, बच्चे मेरे साथ करते थे। मैंने कभी उनको फोर्स नहीं किया किसी चीज़ के लिए कि ये करना है नहीं करना है। जब उनका मन होता था वो मेरे मैट पे आते थे, हम साथ में योगा करते थे। बीच में हम लोग अपना खेलते भी थे। पहले जैसे मुझे इरिटेशन होती थी उनके किसी काम से, तो नाउ अब मुझे आई स्टार्टेड एन्जॉइंग विद देम, तो अब मुझे मज़ा आने लग गया था उनके साथ। तो योगा
मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एंड मैं ये भी बोलती हूँ कि मैंने योगा को नहीं ढूंढा, योगा ने मुझे ढूंढा है। क्योंकि आप किसी चीज़ को नहीं ढूंढते हो, चीज़ें आपके पास आती है। जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम ये बोलते हैं कि हमें वहाँ जाना है, हमें वहाँ नहीं जाना, वो जगह आपको बुलाती है। तो सेम वे जो चीज़ें आपके साथ लाइफ में होनी होती हैं वो होती हैं, और इसी तरह योगा ने मुझे ढूंढा है। तो पहली चीज़ तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योगा थिंग विच हैपेंड इन माई लाइफ। फिर व्हेन आई डिड दैट पॉडकास्ट तो उससे बहुत सारी चीज़ें मेरी सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हुई, बिकॉज मुझे रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे कि मैं अपने बच्चों के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, अपने बच्चों के साथ हील कर रही हूँ। एंड देन आई रियलाइज्ड, एक होता है ना कि जब आप एक जर्नी में होते हैं, जैसे आप चल रहे हो, आपकी नज़र रास्ते पर है, तो आपको आगे का नहीं दिखाई देता या पीछे का नहीं दिखाई देता, आप देख रहे हो अपने आगे, जस्ट आपके आगे क्या है। लेकिन जब आप कहीं पहुंच जाते हो और जब आप पीछे देखते हो, तब आप वो डॉट्स कनेक्ट करना स्टार्ट करते हो। तो सेम वे जब मैं डिप्रेशन में थी तब मुझे नहीं पता था कि ये डिप्रेशन है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्हेन आई स्टार्टेड हीलिंग दैट एंड देन व्हेन आई लुक्ड बैक, जब मैंने पीछे देखा और डॉट्स कनेक्ट किए, तब मुझे समझ में आया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा था। उस टाइम पे मैंने बहुत हेल्प भी मांगी बहुत लोगों से जो मेरे क्लोज थे, लेकिन मुझे वो हेल्प किसी से नहीं मिली। एंड इस बात का मुझे कोई अफसोस या रिग्रेट या मुझे कोई ग्रजेस नहीं है किसी के लिए, बिकॉज़ आपकी जो जर्नी होती है ना, वो आपकी खुद की होती है और उन लोगों की कोई गलती भी नहीं है, जैसा मैंने बोला, बिकॉज़ किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में पता ही नहीं है। इमोशनल डिस्कनेक्ट है बहुत सारे लोगों में आज भी, या फिर इमोशनल वॉइड है, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज़ इमोशनल हेल्थ और व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। एंड मुझे भी शायद इसीलिए पता लगा क्योंकि मेरे साथ ये हुआ। शायद मेरे साथ नहीं होता तो मुझे तब भी नहीं पता लगता। तो ऐसे धीरे धीरे मैं हील करने लग गई। फिर 2021 में मैंने सोचा, जब मुझे बहुत सारे लोगों से अफेक्शन और प्यार मिलने लगा अपनी योगा के वीडियोस के लिए, तो तब मैंने सोचा कि इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं। तो मैंने प्रोफेशनल योगा टीचर ट्रेनिंग किया, जिसमें आप सीखते हो, पूरा आपका 2 मंथ्स का कोर्स होता है, एंड देन यू बिकम अ टीचर टू टीच योगा टू अदर पीपल। एंड इट इज़ सच अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ। मतलब एक तो योगा ने मुझे ढूंढा, देन फिर आई डिड दैट योगा टीचर्स ट्रेनिंग, एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग योगा टू अदर पीपल, वो एक अलग ही मतलब ब्लेसिंग है आपकी ज़िंदगी में। पहली चीज़, जिससे आप खुद ठीक हो रहे हो, अपने रिश्ते आप ठीक कर रहे हो, एंड योगा ने मतलब नई ज़िंदगी दी है मुझे। और फिर आप वो नॉलेज जितनी भी आपको थोड़ी बहुत पता है, भगवान ने आपको एक ज़रिया बनाया है कि आप दूसरे लोगों को अब उससे हील कर रहे हो। तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरी लाइफ में कि योगा आया मेरी ज़िंदगी में, और अब दूसरे लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, अपनी ज़िंदगी को लेके हील होते हैं मेरे थ्रू, योगा से, हीलिंग से। फिर योगा के बाद ऐसे धीरे धीरे जर्नी चलती गई, एंड उसके बाद मैंने प्री नेटल पोस्ट नेटल योगा भी किया, जो कि हम प्रेग्नेंट मॉम्स को या न्यू मॉम्स को करवाते हैं। एंड उसको करने के बाद तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई, क्योंकि उसमें जितने भी मेरे सवाल थे प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जो मैं फ़ील करती थी अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में या माँ बनने के बाद, जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिले कहीं से भी, वो मुझे उस जर्नी से मिले। कि माँ बनना सिर्फ माँ बनना नहीं होता कि आपने कंसीव कर लिया, आपने बेबी को पैदा कर दिया और आप माँ बन गए, नहीं। अंदर इतना कुछ आपके चलता है जब आप मदर होते हैं। क्योंकि सोसाइटी में क्या है, जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको और बच्चे को, दोनों को सेफ़ रहना है, सब लोग आपका और बच्चे का ध्यान रखते हैं। लेकिन जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, उसके बाद लोग सिर्फ बच्चे पे ध्यान देते हैं ज़्यादातर। तो न्यू जो मॉम्स होती हैं, जो नई माँ बनती हैं, मदर्स होती हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता उस टाइम पे। और जो थोड़ा बहुत ध्यान होता है वो सिर्फ खाने पे होता है कि आपको एक अच्छी डाइट खानी है क्योंकि आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको इतना हेल्दी होना है कि आप बच्चे का ध्यान रख पाएँ। लेकिन एक इमोशनली जिस लेवल से एक नई मदर गुजरती है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। एंड अगेन
उसमें भी किसी की गलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये कुछ होता है। तो जब मैंने प्रीनेटल पोस्टनेटल योगा किया, उससे मुझे सब सवालों के जवाब मिल गए और मुझे अपनी लाइफ का एक पर्पस भी मिला कि मुझे न्यू मदर्स को या प्रेग्नेंट मॉम्स को हील करना है। फिर मेरी जर्नी वहाँ से हीलिंग की स्टार्ट हुई। मैंने चक्रा हीलिंग किया, उसके बाद मैंने रेकी हीलिंग किया, उसके बाद हीलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर लोगों को मैंने योगा एंड हीलिंग दोनों से हील करना स्टार्ट किया। तो वो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है जो मुझे आई कि हाँ, अब लाइफ में चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, मुझे अपना पर्पस मिल रहा है, जो सवाल थे उनके जवाब भी मिल रहे हैं। तो वहाँ से मेरी एक अलग जर्नी स्टार्ट हो गई स्पिरिचुअलिटी की। तो धीरे धीरे करके वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती गई एंड चीज़ें जैसे जैसे मेरे सामने फ़्लो में आती गई वैसे वैसे मैं करती गई। एंड बच्चों के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होता गया। बच्चे मेरे स्पोर्ट्स में हैं, वो स्पोर्ट्स करते हैं एंड मल्टीपल स्पोर्ट्स करते हैं। उसमें से उन्होंने पिक किया हुला हूप, लाइक हुला हूप वो बहुत अच्छा करते हैं। तो 2023 में मेरे बेटे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुला हूप में। वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि ओके, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कुछ होता है, तो मैं भी ट्राई करती हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो मैंने योगा के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्च करने स्टार्ट किए। फिर आई गॉट टू नो अबाउट हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिनका कोलैबोरेशन है इंडिया के साथ। तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया एंड इट गॉट वेरीफाइड। तो उसके बाद आई क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन योगा for holding a split pose for 11 minutes and 11 seconds. But more than a world record, मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि how we are taking inspiration from kids. मतलब मेरा बच्चा, मेरा खुद का बच्चा मेरी इंस्पिरेशन बना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो वहाँ से मुझे ये सीख मिली कि आप लाइफ में किसी से भी सीख सकते हैं। हमें ये लगता है कि बीइंग अ पेरेंट हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं या उनको नॉलेज दे रहे हैं, बट अगर हम ध्यान से देखें तो हर दिन हमारे पास अपने बच्चों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। फिर 2023 में मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर भी दोबारा से स्टार्ट किया एंड साथ साथ मैं योगा भी सिखा रही थी। तो 2023 में मुझे ये लगा कि लाइफ अब वापस ट्रैक पे आ रही है। सब कुछ मेरे बच्चों के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा हो चुका था। मैंने अपनी जॉब भी दोबारा स्टार्ट कर दी थी, साथ साथ जो मेरा पैशन बन गया था योगा वो भी मैं कर रही थी। तो मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। बट फिर 14 जून को आई लॉस्ट माई हस्बैंड इन अ हार्ट अटैक। एंड उस टाइम पे मैं अपनी मम्मी के घर पे थी। हमें सुबह 3 बजे फ़ोन आया कि हिमांशु इज़ नो मोर। एंड वो पूरा आई रिमेंबर 1 घंटा 3 से 4 आई वॉज जस्ट सिटिंग आइडल। आई वॉज नॉट क्राइंग, नथिंग। आई वॉज इन जयपुर एट दैट टाइम। फिर उसके बाद मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि ओके नाउ अब आपको संभालना है अपने आप को एंड बच्चों को उठाओ, हमें दिल्ली जाना है। देन आई स्टार्टेड क्राइंग। फिर मैंने रोते रोते ही अपने बच्चों को उठाया। एंड मैंने बोला अपने बच्चों को कि हमें दिल्ली जाना है, गेट अप। तो मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि हमें क्यों जाना है। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे पापा इज़ नो मोर, सो वी हैव टू गो टू दिल्ली। एंड आई वाज क्राइंग। और उसका फर्स्ट रिएक्शन था कि मम्मा आप रो क्यों रहे हो, एवरीवन हैज़ टू गो वन डे, एक दिन तो सबको जाना है, तो इसमें रोने की कोई बात नहीं है। देन मैं फिर से रो रही थी, मैं रो रही थी, बस मैं रो रही थी। एंड उसने बोला कि मम्मा गीता जी में भी तो लिखा है कि आत्मा तो यहीं रहती है, सिर्फ शरीर जाता है। एंड पापा विल अगेन बॉर्न इन अनदर बॉडी
एज अ किड, वो बच्चे बन के फिर से आएंगे। उस टाइम मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी, बट हम इंसान हैं। मैं रो रही थी पूरा रास्ता, मैं रोती रही जब तक हम यहाँ नहीं आ गए, और फिर बहुत दिनों तक मैं रोती रही। और वो 6 साल का बच्चा हम सबको बस चुप करा रहा था कि मत रो मत रो। मैंने बोल तो दिया, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। ही वॉज़ वेरी ब्रेव, ही वॉज़ होल्डिंग अप। एंड देन आई रियलाइज्ड कि वो कहाँ से आ रहा है। लास्ट ईयर मैंने गीता जी पढ़नी स्टार्ट की थी, और उस टाइम मुझसे किसी ने पूछा भी था, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि आई स्टार्टेड रीडिंग गीता जी। तो मुझे उस स्टोरी पे किसी ने पूछा था कि आप ये क्यों पढ़ रहे हो, और उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था उसका। तो मैंने ऐसे ही उनको लिख दिया था कि कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा इस बात को कि मैं एक्चुअली में क्यों पढ़ रही हूँ। शायद मुझे सच में कुछ सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन उस टाइम मुझे सवाल नहीं पता था। लेकिन इस साल जब ये हुआ, तब मुझे वो सवाल भी मिल गया। सवाल मिल गया और उसका जवाब भी मिल गया, और एक 6 साल के बच्चे ने मुझे वो जवाब दिया। कितनी बार होता है कि हम लाइफ में इतना कुछ सीखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, जिनको बुक्स पढ़ने का शौक़ है, या कहीं से भी आप जब नॉलेज लेते हैं, लेकिन कितनी बार होता है कि आप उस नॉलेज को एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। हम नहीं कर पाते। जब हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है, जब आपका कोई अपना चला जाता है, या और भी कोई अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, तो कितनी बार होता है कि आप जो आपने पढ़ा है, सीखा है, उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। लेकिन उस 6 साल के बच्चे ने मुझे बताया कि ये इतना मुश्किल नहीं है। जब मैं गीता जी पढ़ती थी, तब जैसे मैंने बताया, मैं अपने बच्चों के सामने ही सब कुछ करती हूँ। तो वो पूछते थे मुझसे कि मम्मा आप क्या पढ़ रहे हो, तब मैं उनको बताती थी कि ये भगवद गीता जी है। फिर वो पूछते थे इसमें क्या है, तो मैं उनको ट्रांसलेट करके बताती थी। पर कितना 1 साल पहले का पढ़ा हुआ उस बच्चे के दिमाग में था, एंड उसने वही बातें मुझे रिपीट की जब मुश्किल वक्त आया। तो सबसे बड़ी बात अगर ज़िंदगी में सीखनी है, तो वो ये है कि जो आप पढ़ रहे हो, जो आप लाइफ में कर रहे हो, उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। सुख दुख आपके जीवन का एक हिस्सा होते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। लूजिंग अ हस्बैंड, लूजिंग अ फादर फॉर किड्स, इससे बड़ा दुख होते होंगे। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी ये सबसे बड़ा दुख है, इससे बड़े बड़े दुख भी लोगों को होते होंगे, क्योंकि सबको अपना दुख बहुत बड़ा लगता है। बट ये बहुत बड़ा दुख है, और अगर इस टाइम पे आप वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाएँ जो आपने ज़िंदगी में सीखी है, तो आई थिंक वो ही अच्छा होगा। एंड मैंने फिर से गीता जी पढ़ी जब ये हुआ। मुझसे बहुत सारे लोगों ने, मैंने जब एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे अबाउट कि मेरे 6 साल के बेटे ने या मेरे बच्चों ने कैसे रिएक्ट किया जब मैंने उनको बताया कि देयर फादर इज़ नो मोर। ऑल्दो आई गेट अ लॉट ऑफ लव ओवर दैट रील, एंड ऑल्सो इट डजेंट मैटर। मैंने वो इसलिए नहीं डाली थी कि मुझे कितने व्यूज़ मिल रहे हैं या प्यार मिल रहा है या क्या मिल रहा है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए, एंड आई एम अगेन थैंकफुल टू दोज क्वेश्चंस, बिकॉज जब वो क्वेश्चंस आते हैं तो एक आपको ज़रिया मिलता है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। तो क्वेश्चंस आए कि यू आर बैक ऑन इंस्टाग्राम इन 14 डेज़। सो उसका आंसर यही है कि जब आपके ऑर्गन्स आपका काम करना नहीं छोड़ते हैं बॉडी का, जब आपकी बॉडी चल रही है, आप सांस ले रहे हो, क्या आप सांस लेना छोड़ देते हो कोई चला जाता है तो? नहीं छोड़ते ना। तो उसी तरह जब आपकी बॉडी वर्क कर रही है कॉन्टिन्यूसली, तो आप अपना काम, जो आपका काम है, वो कैसे छोड़ सकते हो? और ग्रीफ का कोई टाइम नहीं होता है। आप ग्रीफ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप रो के ग्रीफ कर रहे हैं, या आप मतलब व्हाट इज़ द टाइम। अगर आप बोल रहे हैं कि आप 14 दिन में इंस्टाग्राम पे वापस आ गए हैं, तो व्हाट इज़ द टाइम, मतलब आइडियली कितने दिनों के बाद आना चाहिए इंस्टाग्राम पे, या फिर अपना काम नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करने के लिए कितने दिनों का आपको ग्रीफ करना चाहिए। और ग्रीफ का मतलब क्या है कि आप घर में बंद हो जाएं, आप कहीं आए जाएं नहीं, आप अपने बच्चों को बोलें कि नहीं आप एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते,
बिकॉज वी आर ग्रीविंग, ये मैं अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकती। और फिर बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आए, जेन्युइन क्वेश्चंस आए कि इतनी मोटिवेशन आप में कहाँ से आती है। दिस इज़ नॉट मोटिवेशन, दिस इज़ जस्ट लाइक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब आप नहीं रुक सकते। आप रुक जाओगे तो यू हैव 2 किड्स। मेरे पास 2 बच्चे हैं जिनका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि इस ग्रीफ को मैं उनके सामने कैसे प्रेजेंट कर रही हूँ। जितना जल्दी, पहली चीज़ तो जितना जल्दी आप इसको नॉर्मल करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आए कि सिमिलर सिचुएशन में हैं मॉम्स, लेकिन वो अपने बच्चे को बता नहीं पा रही हैं कि उनके फादर इज़ नो मोर। एंड अगेन, इसमें कोई राइट या रॉन्ग नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, आई एम राइट। कोई मैनुअल नहीं है, आपकी अपनी जर्नी है। फॉर मी, मेरे लिए क्या मैटर किया कि एक तो मैं अपने बच्चों को मैंने उसी टाइम बताया, मेरे लिए मैटर करता है। मैं उनको इल्यूजन में नहीं रख सकती कि उनके फादर अभी भी हैं एंड वो कहीं बाहर हैं, दे विल कम इन फ्यू डेज़। आई कांट डू दैट विद माई किड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, मुझे जो समझ में आता है कि जितना जल्दी आप अपने बच्चों को बताएंगे, उतना जल्दी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे, और जितना नॉर्मल आप इस चीज़ को रखेंगे, उतना जल्दी वो भी नॉर्मल होंगे। अगर आप इस चीज़ को, इस ग्रीफ को कैरी ऑन करते रहेंगे तो वो एक ट्रॉमा बन जाएगा। जब कोई ट्रेजेडी होती है आपकी लाइफ में, किड्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर आप उस ट्रेजेडी को कंटिन्यू रखेंगे तो वो एक ट्रॉमा बन जाएगा उनके लिए, और जिसके लिए उनको फिर थेरेपी लेनी पड़ेगी बाद में। तो मेरा सिंपल सा वाई क्लियर है कि मुझे ये क्यों करना है। मुझे ये इसलिए करना है कि मुझे अपने बच्चों को थेरेपी फ्री रखना है। आई डोंट वांट कि ये ट्रेजेडी उनके लिए ट्रॉमा बन जाए। और जब आपका वाई क्लियर होता है ना, तो आपका हाउ अपने आप आ जाता है कि आपको ये क्यों करना है। जब आपका क्यों क्लियर है तो आप ये कैसे करेंगे वो आप अपने आप फिगर आउट कर लेते हैं। पर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होना बहुत ज़रूरी है, आपका हाउ अपने आप आ जाएगा। पता है क्या होता है, हमें लगता है बच्चे हैं, बट ये बात थैंकफुली मैं बहुत जल्दी समझ गई थी। कई बार बच्चों की जो सोल होती है ना, वो आपसे बड़ी होती है, आपकी सोल से, एज में। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड शायद बहुत सारे व्यूअर्स के लिए, बट ये होता है। जो आपके किड्स की सोल है ना, वो आपसे एज में बड़ी हो सकती है। तो मैं हमेशा अपने बच्चों से ही सीखती हूँ, जो भी सीखती हूँ। इस ग्रीफ को कैसे एक्सेप्ट करना है, ये भी मुझे मेरे बच्चों ने ही बताया है। जो मेरा डिप्रेशन था, जैसा मैंने बताया, आप ये सोचो, बच्चे हुए हैं, उनको उनकी मदर एक्सेप्ट नहीं कर रही है कम्प्लीटली। वो इस दुनिया में आए हैं, मैं उनको वो प्यार ही नहीं दे रही हूँ जो वो डिज़र्व करते हैं, या वो मेरे लिए सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हाउ बैड आई वॉज एज अ मदर टू देम एट दैट पॉइंट। लेकिन एक बच्चा अपनी माँ को ना कभी भी जज नहीं करता, कभी भी नहीं करता। एंड इट्स वाइस वर्सा ऑल्सो। शायद इसीलिए उसको अनकंडीशनल लव बोलते हैं। एंड मेरी जो ग्रोथ है ना, वो मेरे बच्चों के आने के बाद ही हुई है। अगर आप देखेंगे कि मैंने अपनी स्टोरी भी IVF से ही स्टार्ट की थी, क्योंकि उससे पहले इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल लाइफ जो हर कोई जीता है। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन ही मेरे IVF से स्टार्ट हुई है। और जब से मेरे बच्चे मेरी लाइफ में आए हैं, एक तो मेरे बच्चों के आने के बाद मुझे योगा मिला है, जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। योगा ने हमारा कनेक्शन ऐसा कर दिया है अब कि वो मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और उनसे मैं डेली सीखती हूँ। एंड जितनी भी मेरी लाइफ में, लाइक गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम योर किड्स फॉर क्रिएटिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड और डूइंग न्यू थिंग्स, आई एम लर्निंग हुला हुप फ्रॉम देम, ठीक है, दे आर डूइंग योगा विद मी, और वॉट एवर, जैसे छोटी छोटी चीज़ें भी होती है। जैसे कभी कुछ होता है तो बच्चे भी बताते हैं कि मम्मा ऐसे कर लेते हैं, मम्मा ऐसे कर लेते हैं। सो अगर आप एक ओपन माइंड रखेंगे तो आप बच्चों से ही सीखते हैं। हम बच्चों को कुछ नहीं सिखाते, आप बच्चों से सीखते हैं अगर हम ओपन माइंड रखेंगे तो। और सबसे बड़ी बात, लाइक इस ग्रीफ को कैसे हैंडल करना है, कैसे लेना है, ये मेरे बच्चों ने ही सिखाया है मुझे। एंड बिकॉज ऑफ माई किड्स ओनली, लाइक दे सेड, मम्मा रोना नहीं है, मम्मा कुछ हो जाए, मम्मा रोना नहीं है। तो
दे आर माई ब्लेसिंग्स, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरी, एंड उससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता मुझे।